हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं आपका दोस्त, आपका अमित अमरजीत आपके साथ एक बार फिर से आ गया हूं आपका टीचर बन के। तो मैं आज आप लोगों को मॉडल पेपर का एकदम लास्ट वाला पोर्शन सिखाने जा रहा हूं, जिसको पेपर वाले कहते हैं पार्ट बी, और हम लोग तो लास्ट ही कहेंगे क्योंकि ये लास्ट डे आज इंग्लिश का भी है। हमने 4 दिन का शेड्यूल बनाया था इंग्लिश के लिए, 4 दिन के टाइम टेबल लिखा था इंग्लिश के लिए, 4 दिन दिया था हमने इंग्लिश को। आज वो 4 दिन खत्म होने वाले हैं और आज हम अपने लास्ट पोर्शन पे हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कुछ पैसेज, कुछ इससे राइटिंग सीखेंगे, कुछ ट्रांसलेट सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, एक एक्टिव पैसिव भी देखेंगे। बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखना है और हमारे पास बहुत टाइम कम है। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज पूरा पार्ट भी हमें कवर करना है। पैसेज वैसे हम ऑलरेडी 2 लगा चुके हैं, आज हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, बार बार पैसेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पैसेज बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये पैसेज वो पैसेज है जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। सीधा सीधा इसके क्वेश्चन पर आते हैं। क्योंकि मेरे पास एक ही ब्लैक बोर्ड है, जैसा कि मैं पहले से बताता आ रहा हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं लिख देता तो इसे मिटाकर लिखना पड़ता, और अगर इसे मिटा देता तो फिर इसे लिखने का कोई फायदा नहीं होता, और अगर इसे लिखता नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर। कह रहा है टीचर और एजुकेटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये ऑप्शनल नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं और हमें पूरी की पूरी लाइन लिखनी है, इसमें पूरा का पूरा आंसर लिखना है। तो चलिए इसे ढूंढते हैं। हमें लिखना नहीं है, हमें इसमें से ढूंढना है और उसके बाद लिखना है। हमें अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसे में ढूंढते हैं टीचर और एजुकेटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जस्ट एज इट इज विटल फॉर पेरेंट्स टू लाइव देयर own lives as fully as possible and to deepen their understanding to themselves to the utmost, so it is important for teachers and educators to do same. इसमें कहना चाह रहा है कि जो हमारे मम्मी पापा हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। तो जब हमारे बच्चे या हम लोग जैसे बच्चे थे, जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम कुछ चीजों के लिए अपने टीचर पर डिपेंड होते हैं। उनको भी वैसा ही करना चाहिए जैसे पेरेंट्स अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, बच्चों को भी अपने हिसाब से अपना जीना चाहिए। तो हम इसका आंसर अगर हमें लिखना बढ़िया से आता है तो अपने हिसाब से बना के लिख देंगे, लेकिन अगर हमें नहीं लिखना आता है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से लेके हम यहां तक पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड अनसैटिस्फैक्टरी। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर ढूंढते हैं। आंसर हमें मिलता है इस पैसेज में, और इस पैसेज की शुरुआत हमने 3 लाइन पहले ही देख ली थी। अब यहां से देखते हैं। व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल देयर टीचर बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स सब्स्टिट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स, द चिल्ड्रन ट्रांसफर टू द टीचर सेम ऑफ द फीलिंग्स दे हैव फॉर देयर parents and are influenced in their turn by the personalities of the teacher. This mutual relationship is more important than any teaching method, and a child's ability to learn is continually harmed if the relationship unsatisfactory. ये कह रहा है if the relationship unsatisfactory then a child ability to learn is continually harmed. इसका आंसर देखिए हमें मिल गया है। ये थोड़ी सी लाइन आगे पीछे करके लिख दी है। अगर ये लाइन पहले लिखी रहती है तो हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है, लेकिन ये दोनों लाइन ही इसका आंसर है। और पैसेज में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जहां आपको आंसर मिलेगा, लेकिन उसके आगे से ही आपको लिखना पड़ेगा, या कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो आंसर होगा उसके पीछे वाली लाइन को उठा के आगे रखनी पड़ेगी या आगे वाली लाइन को उठा के पीछे रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन पर जो है, when children go to school their teachers become during school hours substitute for their parents. What does this statement suggest? इसमें कहना चाह रहा है कि इस लाइन, जो ये लाइन दी गई है, वो क्या सजेस्ट करती है, क्या सुझाव देती है, क्या किस तरफ संकेत करती है। ठीक है, इसका आप जवाब तभी दे सकते हैं जब आप के पास एक बढ़िया से ट्रांसलेट करने वाला ग्रामर हो। सब्स्टिट्यूट दियर पेरेंट्स मतलब होता है अपने जो पेरेंट्स हैं, उनके स्थान पे वो अपने टीचर को देखते हैं। दैट इज द एग्जैक्टली मीनिंग कि वो अपने मम्मी पापा के प्रति जो भी भावनाएं रखते हैं, अपने पेरेंट्स के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं,
कुछ चीज़ें वो अपने टीचर्स के लिए भी रखते हैं। इस चीज़ का मतलब यही है, अगर आपको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करना आता है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पैसेज में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई वो शब्द चुनिए जो आपको उस क्वेश्चन में दिया गया है, जो यूनिक है, वो इस क्वेश्चन में ढूंढिए, इस पैसेज में ढूंढिए, और उस पैसेज में जहां भी वो मिल जाए उसके आसपास की पूरी एक लाइन या एक दो लाइन जो भी हो लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम सी क्वेश्चन कर चुके हैं। डी क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वर्ड मीनिंग टॉलरेबल इन द पैसेज। टॉलरेबल शब्द का मतलब बताना है। टॉलरेबल शब्द का मतलब होता है असंतोषजनक। आप ये तभी लगा सकते हैं जब आपके पास वोकैबुलरी आपकी सही हो। तो इस प्रकार से आपका हमने ए बी सी डी सारे क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए। कुछ क्वेश्चन में हमने जो उसका स्पेसिफिक मतलब था वो हमने देखा, कुछ क्वेश्चन के हमने मीनिंग देखे, कुछ क्वेश्चन को हमने इस पैसेज से ढूंढ के देखा। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ पार्ट बी का। यहां पर इन्होंने पैराग्राफ लिखा है, दो चीजों के बारे में हमें दिया गया है, अगर चाहे आप इसे लिख सकते हैं या चाहे आप इसे लिख सकते हैं। ये कह रहा है द इंपॉर्टेंट ऑफ आउटडोर गेम, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम के बारे में लिखना है। दूसरा कह रहा है द रिटायरमेंट पार्टी, एक रिटायरमेंट पार्टी के बारे में लिखना है। कोई एक बुढ़ा रिटायरमेंट हो गया है, रिटायर हो गया है, या आप हो सकते हैं आप रिटायर हो गए हैं, इसके बारे में लिखना है। बस उसके पार्टी से मतलब है, कौन रिटायर हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। हम पहले की देखते हैं, पहले एक एक करके हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम, सबसे पहले आप ये हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद इसके नीचे जस्ट ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग लिखेंगे, 4 लाइन इसके बीच में छोड़ देंगे। इसके बाद 4 लाइन के बाद आप ये हेडिंग लिखेंगे सम आउटडोर गेम, उसके बाद 4 लाइन छोड़ के आप बेनिफिट्स लिखेंगे, उसके बाद 4 लाइन छोड़ के आप इफेक्ट ऑन द लाइफ लिखेंगे। ठीक है, अभी आप बीच में ब्लू पेन से कुछ नहीं लिखेंगे, ब्लू पेन से बाद में लिखना है। हम 4 लाइन छोड़ के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 लाइन में लगभग 15 से 20 शब्द आ जाएंगे, और आपका जो ये इससे लिखना है वो 80 से 100 शब्दों में लिखना है। तो अगर 4 लाइन आप छोड़ के लिखे रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा, और आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, आप पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब यही है। इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम के बारे में आप जो भी आपके दिमाग में जो भी आप लिखना चाहें, इंपॉर्टेंट लिखना चाहें, जैसा भी आउटडोर के बारे में आपको गेम के बारे में आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप सारी चीजें लिख सकते हैं। कुछ आउटडोर गेम के बारे में आपको लिखना है, कुछ आउटडोर गेम का नाम लिखना है आपको, वो लिखना है, वो लिख देना। उसके बाद फिर कुछ बेनिफिट्स लिखने हैं, कुछ उसके लाभ लिखने हैं, वो आप लिख देना। फिर उसके बाद ये कह रहा है इफेक्ट ऑन द लाइफ, कैसे इफेक्ट पड़ता है उसका लाइफ पे। अगर हम मोबाइल पे वीडियो गेम खेलते हैं तो वो कैसे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर, हमारी लाइफ पर। अगर हम बाहर जाके खेलते हैं तो कैसे इफेक्ट डालता है वो हमारी लाइफ पे। दैट्स इट, यही लिखना है इसके बारे में। एंड द सेकंड चीज जो है वो रिटायरमेंट पार्टी में के बारे में लिखना है। बुढ़ी की रिटायरमेंट पार्टी है, उसके बारे में लिखना है। हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज, किसकी रिटायरमेंट पार्टी है ये कहना चाह रहा है किसकी रिटायरमेंट पार्टी है। जिसकी भी रिटायरमेंट पार्टी आप नाम लिखना चाहें उसके बाद नाम लिखना चाहें उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बुढ़े की रिटायरमेंट पार्टी है, बुढ़ा रिटायर हो गया है, उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, हम इसके बारे में लिख देंगे, एक बुढ़े का नाम दे देंगे, मोटूलाल के बारे में हम सारी चीजें लिख देंगे। मोटूलाल की जो पार्टी मनाई जा रही है, टाइम एंड प्लेस, कौन सी जगह मनाई जा रही है, किस समय मनाई जा रही है, बुढ़ा रिटायर कब हुआ, मोटूलाल रिटायर कब हुआ, इस सारी चीजों को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, इसमें डाल देंगे, ये सारी लिख देंगे। पैटर्न हमें सेम अपनाना है, 4 लाइन छोड़ के पहले हेडिंग लिख लेनी है, उसके बाद हमें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 4 लाइन छोड़ने के बाद आप तुरंत ही उस क्वेश्चन को करिए, नहीं तो फिर अगर आपका पन्ना छोटा मिलेगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। वो एक डार्क रियलिटी है, आप नहीं समझ पाएंगे, अभी छोटे हैं। और फिर लिख दीजिए। ठीक है, हम पहुंचे थे टाइम एंड प्लेस, हमने टाइम एंड प्लेस लिख दिया। इसके बाद हमारी एक लाइन थी डिस्क्रिप्शन हमने हेडिंग छोड़ी थी, उसके बाद 4 लाइन छोड़ा था। योर एक्सपीरियंस हमने लिखा था और उसके बाद 4 लाइन छोड़ा था। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या किया जा रहा है, पार्टी कैसी है, कौन कौन आ रहा है, क्या हमने ऑर्गेनाइज किया है, कैसी, बाकी सारी चीजें जो भी आप लिखना चाहे वो तो आपकी मर्जी है यार, मैं क्या बता रहा हूँ ये सारी चीजें। इसके बाद लिखा है योर एक्सपीरियंस, आपका ड्यूटी एक्सपीरियंस, आपका टाइम जब आप नौकरी पे थे, आप इस समय जो आप पार्टी में महसूस कर रहे हैं, ये सारी। तो हम पार्ट बी के चौथे क्वेश्चन पर हैं और चौथा क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन का है, और ये आपका टेस्ट लेने वाला है कि आप कितने पानी में हैं, ग्रामर आपको कितना आता है, ये आपका टेस्ट लेने वाला है। ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं ABC। पहला इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, दूसरा पैसिव वॉइस में बदलना है, तीसरा है
पंचुएट करना है। पंचुएट का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पंचुएट का मतलब जो इसमें सेंटेंस लिखा गया है उसमें सही चिन्ह नहीं लगाए गए हैं या चिन्ह नहीं लगाए गए हैं उसे लगाना है। ठीक है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सिखाता हूँ। मैं एक बंदे की कल्पना करता हूँ, ये बंदा है, इसका नाम क्या रखें? इसका नाम गोलू। गोलू किसी मोलू से कुछ बात कह रहे हैं। ठीक है, गोलू ने मोलू से कोई बात कही। गोलू चाह रहा है कि राजू से भी वो बात कहे, लेकिन मोलू ने वो बात पहले ही कह दी। आप समझने की कोशिश करिए, गोलू मोलू पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। गोलू ने मोलू से कोई बात कही, लेकिन वो चाह रहा था कि इसको भी बताए, लेकिन इसके बताने से पहले इसने पहले ही बता दी। जैसे मान लो कि गोलू ने क्या कहा, ही सेड मतलब गोलू सेड, गोलू ने कहा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। ये मान लो इससे बताया कि कल से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। अब जब ये इससे बताएगा तो ये कहेगा कि सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, बस यही चीजें हमें लिख देनी है, यही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। ही सेड, यहां गोलू नाम नहीं दिया गया है, ही दिया गया है, तो हम अपने मन से गोलू नहीं बना देंगे। ठीक है, ही सेड मतलब ही सेड लिख देंगे। ही सेड दैट इट हैड बीन raining since morning। अल्टीमेटली बात यह है कि जब कोई किसी से कहता है तो कैसे कहता है। जैसे मान लो मैं इसमें पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं पानी पी रहा हूं, है ना, तो आप ये बात किसी और को कैसे बताएंगे? मैं आपसे जो बताया वो डायरेक्ट स्पीच है। जब आप किसी और को वही बात बताएंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, और आप तब कुछ इस तरह से बताएंगे कि सर ने कहा था कि वह पानी पी रहे थे, बिकॉज क्योंकि टाइम चेंज हुआ है, कुछ समय बीत चुका है। हम जो बात कह रहे थे, जब हम कह रहे थे तो वो प्रेजेंट में था, तुरंत में था, और जब आप वो बात दूसरे को बता रहे हैं तो वो पास्ट में चला गया। वो बात जो मैं कर रहा था, जैसे मैं बताया मैं पानी पी रहा था, तो वो पास्ट में चला गया। बस यही प्रेजेंट पास्ट का खेल है, और ग्रामर और कुछ है नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक नया बैच स्टार्ट कर दूंगा जहां मैं आपको ग्रामर सिखा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके हम वहाँ सीखेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। ओके, हम पैसिव वॉइस पे स्विच करते हैं। हमें पैसिव वॉइस में बदलना है इस चीज को। ये कह रहा है द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम, बच्चों ने, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान, बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। ठीक है, यहां बच्चे और यहां नेशनल एंथम। बच्चे है सब्जेक्ट, नेशनल एंथम है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दो, बीच में बाई लगा दो, दैट्स द पैसिव वॉइस। इसको इसके स्थान पर उठा के फेंक दो, इसको स्थान पर उठा के बैठा दो, और इसके बीच में बाई लगा दो। चलिए हम कोशिश करते हैं। द चिल्ड्रन को हटा के यहां रखते हैं, पहले हम इसको आगे ही रख देते हैं। द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, और बीच में ये वाला है, इसे हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद बाई लगाते हैं। ठीक है, सैंग बाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए। ये चीजें इधर, ये चीजें उधर, बीच में बाई लगा दीजिए। बीच में जो ये शब्द है उसको इसके जस्ट बाद रखिए। ठीक है, बाई लगा के अब हमारा कौन बचता है? पीछे हमने किसको रखा था? द चिल्ड्रन को, बाई द चिल्ड्रन। तो मुझे लगता है कि पैसिव वॉइस बहुत आसान है आप सबके लिए, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच भी समझ में आ जाए। और फिर हम चलते हैं पंचुएट पे। पंचुएट द सेंटेंस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ जो लिखा गया है ही सेड, ये पेपर वालों ने लिखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, हम लोगों को बता दिया गया है। कुमुद सेड जैसे यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ ये क्वेश्चन पेपर में था, ये आप बात ध्यान दीजिए। आपने क्वेश्चन पेपर मैंने आपको लिंक में
उसमें कमेंट में पिन कर दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे है। कुमुद सेट, इसके बाद नीचे एक डैश लगा है, आप नीचे लगा दीजिए, क्वेश्चन पेपर से नकल करिए, लेकिन कोशिश करिए कि आपको वो चीजें आनी चाहिए, कैसे लिखी आनी चाहिए। कुमुद सेट, यहाँ डैश लगा है, यहाँ 2 डैश लगा देते हैं, उसके बाद लास्ट में डबल डैश। टू हिज फ्रेंड, व्हाई, यहां बीच में एक डैश लगेगा। व्हाई हैड योर यू आर नॉट कम टू स्कूल। अच्छा, हम यहां देखते हैं, यहां वाई लगा है। वाई तब लगता है जब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन तब जब होता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहां हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है और हमारा इस तरह से पंचुएट हो जाएगा जो सेंटेंस है। हमने इनडायरेक्ट स्पीच सीखा, पैसिव वॉइस सीखा, पंचुएट करना सीखा, और अब हम ट्रांसलेट सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रांसलेट हम देखते हैं। ट्रांसलेट सीखने से पहले आपको 2 चीजें सीखनी होंगी। पहली तो वर्ब है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब। बेटा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही है इस पूरे ट्रांसलेट की जड़। अगर आप यही दोनों सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ही प्यारी बात होगी, आपको सारा ट्रांसलेट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा, इसमें जो है सब्जेक्ट वो मैं है, तो हमने पहले मैं लिख दिया। तो चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब ये है, मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें हेल्पिंग वर्ब ही सीखना था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, वो समझा होगा, वो देखा होगा, जिसमें हूं था, गा थे, था, कैसे किस चीज का क्या मतलब है। अगर आपने पढ़ा होगा तो हूं और है का मतलब आप जानते होंगे। हूं का मतलब आप बता दीजिए क्या है, बता दिए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। मैं जब लिखा रहता है तो हूं एम लगाया जाता है, जो कि मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। ठीक है, एम लगा देते हैं हम। अच्छा, हमने कहा सब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का है, हमने हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी करेक्ट कर दिया, हमने सब्जेक्ट पहले ही ढूंढ लिया। हमें एक भूख होनी चाहिए यार, जैसे हम ट्रांसलेट देखें, जैसे ही हम हिंदी शब्द देखें, हमें एक भूख हमारी बढ़ जानी चाहिए कि हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किसी का नाम हो सकता है, कोई किसी का प्रोनाउन हो सकता है, जैसे वह, तुम, वैस। मैंने सब्जेक्ट ढूंढ लिया सबसे पहले, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब देख लिया, मैंने 2 चीजें लिख ली। अब मुझे वर्ब देखना है। वर्ब है ये, वर्ब का मैंने पहले आपको बताया है, वर्ब का मतलब है क्रिया। क्रिया का मतलब वो चीजें जो सेंटेंस में, जो पूरी लाइन में कोई काम अगर हो रहा है तो उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब मतलब कोई काम हो रहा है, इस पूरे लाइन में क्या काम हो रहा है, दौड़ा जा रहा है, तो दौड़ना यहां हो गया। ठीक है, दौड़ने का मतलब होता है रन, लेकिन यहां रहा हूं है तो हम ING फॉर्म लगा देंगे। जहां रहा रहेगा वहां हम ING फॉर्म लगा देंगे। दैट्स द सिंपल थिंग, कोई बात नहीं। हम एक पैराग्राफ देख लेते हैं, एक पूरी लाइन देख लेते हैं, हमें ज्यादा से समझ में आएगा। ये मैंने पैराग्राफ आपका लिख दिया है और मैं अब इसे ट्रांसलेट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी लाइन को देखो तो आप में एक सब्जेक्ट ढूंढने की भूख होनी चाहिए, और सब्जेक्ट का मतलब भी मैंने आपको बताया था। इस लाइन में सब्जेक्ट क्या है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। इस लाइन में सब्जेक्ट क्या हो सकता है, किसी के नाम को हमने कहा था सब्जेक्ट कह सकते हैं, तो वृक्ष। वृक्ष हम पहले लिखते हैं, हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया, वृक्ष हमें मिल गए, वृक्ष। ठीक है, वृक्ष मैंने लिख दिया। वृक्ष का मतलब आप जानते हैं ट्री। ठीक है, लेकिन यहां वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं है, वृक्ष बहुवचन है, तो ट्रीज हम लिखेंगे। ठीक है, ट्रीज। हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब मैंने कहा था सब्जेक्ट ढूंढने के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। पूरा जब भी आप कभी भी ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वर्ब। जब भी आप गलती करेंगे हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब में सबसे ज्यादा गलती होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बहुत ज्यादा है और आपको याद करना पड़ता है। कुछ हेल्पिंग वर्ब मैंने कल आपको होमवर्क दिया होगा, जिसमें आप जो आप लोगों ने याद भी किया होगा, वो आपका टेस्ट आज हो जा रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है।
अब बताइए हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इज लिखेंगे या एम लिखेंगे या आर लिखेंगे, क्योंकि वृक्ष हमने बताया कि वृक्ष बहुवचन है, कई सारी वृक्षों की बात हो रही है, कई सारे पेड़ों की बात हो रही है, एक पेड़ की बात नहीं हो रही है जो आपके घर के आगे आम का पेड़ लगा है उसकी बात नहीं हो रही है, सारे वृक्षों की बात हो रही है, तो यहाँ ट्रीज लिखा जाएगा। इसीलिए है के स्थान पे आर लिखा जाएगा क्योंकि बहुत सारे वृक्ष हैं। जब आर तब लिखा जाता है जब बहुत सारे लोगों की बात की जाती है। ठीक है, हमने ये वृक्ष लिख दिया, हमने है का लिख दिया। हमें ढूंढना है वर्ब। वर्ब की मैं फिर से बता रहा हूं, वर्ब की मैं आपको बताया था कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है उस सेंटेंस में, उस लाइन में जो काम हो रहा है, जहां भी काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। इस पूरे लाइन में कहां काम हो रहा है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। इस पूरे लाइन में कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो बाकी जो भी बचते हैं हम फटाफट लिख देते हैं। ठीक है, हमारे देश की अमूल्य निधि है। अमूल्य निधि, सबसे पहले अमूल्य निधि का हम लिख देते हैं। अमूल्य निधि मतलब प्राइसलेस। प्राइसलेस, प्राइसलेस मीन्स होता है अमूल्य निधि। अमूल्य, अमूल्य मतलब प्राइस मतलब होता है कीमती, प्राइस मतलब कीमती, कॉस्टली मतलब कीमती। प्राइसलेस जिसमें लेस लग जाए, LESS, उसका मतलब होता है कम। ठीक है, या उसका एक डिग्री घट जाता है, कह सकते हैं कम हो जाता है, उसकी इज्जत कम हो जाती है। प्राइसलेस, उसकी प्राइसलेस निधि। निधि देखिए यहाँ पर आपके हिंदी का भी टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी टेस्ट हो रहा है। निधि का मतलब होता है कीमती वस्तु, अमूल्य चीजें। ठीक है, प्राइसलेस अमूल्य चीजें मतलब निधि मतलब वस्तु मतलब धन मतलब दौलत। यहां पर वेल्थ लिखेंगे, निधि का मतलब होता है दौलत, तो वेल्थ लिखेंगे। ठीक है, वेल्थ लिख दिया हमने ये चीजें लिख दी। हमने कहा था कि अगर हमें वर्ब नहीं मिलता तो बाकी सारी चीजें को घसीट के जो भी मन कहे लिख देते हैं, लेकिन उसका एक क्रम है। मेरे पास टाइम होता तो मैं डेफिनेटली आपको बता देता, कोई बात नहीं। हम इसके बाद हमारा ये हो गया, ये हमारा पहले ही हो गया था। अमूल्य निधि हमने अभी अभी लिख दिया, प्राइसलेस वेल्थ। अब हमारा बचता है हमारे देश की। जब आपके पूरे लाइन में की कोई आए, का आए, की आए, को आए, तो सबसे पहले हम उसके लिख देते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, को, की, के, जो भी आप लिखना चाहें। की भी हमने कंप्लीट कर लिया। हमारे देश, आवर कंट्री, दिस इज इंड, आवर कंट्री। तो ये हमने पहले लाइन का मतलब देख लिया, बहुत ही डिटेल में देखा। हम दूसरी लाइन का थोड़ा जल्दी में देखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमने बहुत ज्यादा टाइम आज ले भी लिया है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल नहीं देते, बल्कि वह हमें अमूल्य बहुमूल्य लकड़ी भी देते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं। हमने कहा था जैसे कि आप कोई लाइन देखेंगे सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया। हमने इसमें सब्जेक्ट ढूंढा था ट्रीज, हम इसमें भी ट्रीज ढूंढते हैं। इसका हम लिख देते हैं ट्रीज। ठीक है, इसमें दो लाइनें जोड़ी गई हैं। एक तो पहली लाइन जोड़ी गई है, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल नहीं देते, बल्कि वे हमें बहुमूल्य लकड़ी भी देते हैं। तो हमें सबसे पहले इस लाइन के इधर तक लिख लेना है, तो यहां से स्टार्ट करना है। नहीं देते, नॉट गिवन अस। अस का मतलब होता है हमारे, ना केवल। हमने वृक्ष लिख लिया, हमने नहीं देते और हमें लिख लिया केवल ईंधन व फल, ओनली। ईंधन का मतलब होता है फ्यूल और फल का मतलब होता है फ्रूट। अच्छा, यहां पर हम दो चीजें लिख रहे हैं तो एंड लगा देंगे बीच में, फ्रूट। ठीक है, यहां बल्कि दिया है, हम यहां लिख देंगे बट आल्सो। देना का हम लिख देंगे प्रोवाइड। प्रोवाइड मीन्स देना होता है। ठीक है, क्या दे रहा है, बहुमूल्य लकड़ी। अच्छा, हम आल्सो इसलिए लिखे क्योंकि यहां भी लगा है। ठीक है, बहुमूल्य लकड़ी का होता है यूजफुल वुड, यूजफुल वुड। ठीक है, आप लोग ये लिख लेना। तीसरी लाइन है, वृक्ष वायु प्रदूषण रोकते हैं। वृक्ष वायु प्रदूषण रोकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट ढूंढना है। एक भूख होनी चाहिए यार, क्या ही बताओ, बार बार मैं क्यों बता रहा हूं, ये भूख होनी चाहिए। जब भी हम लाइन देखें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। और सब्जेक्ट क्या होता है, किसी का नाम हो सकता है, कोई हो सकता है, वह हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, तुम हो सकते हो, वह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट होता है,
कोई करता होता है, जो काम कर रहा होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दैट्स इट। वृक्ष वायु प्रदूषण रोकते हैं। वृक्ष का मतलब हो गया ट्री। अब यहां वृक्ष कई सारे हैं तो ट्रीज हो जाएगा। वायु प्रदूषण रोकते हैं, मैंने कहा था ट्रीज लिखने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है, आप हेल्पिंग वर्ब में बार बार गलतियां करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइड यू होमवर्क, जो आप लोगों ने पहले ही मेहनत से पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और इसके बाद आपने है देखा था, यहाँ ता है, तो यहाँ ता है। और जो मैंने आपको होमवर्क प्रोवाइड कराया था उसमें ता है का मतलब नहीं था, आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा छोटा था, थोड़ा सा बेसिक था। जब आप थोड़ा सा हाई लेवल पर जाएंगे, ज्यादातर चीजें वही से शुरू होती है। अगर आप वो सीख लेते हैं, वो करना जानते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। ता है में थोड़ा सा मैं एडिशनली बता देता हूं कि ता है में जो वर्ब होता है, जहां काम होता है, जहां काम हो रहा होता है, वहां सब्जेक्ट वर्ब के बाद यस या यस कर्ता के हिसाब से लगा देते हैं। यहां काम क्या हो रहा है? रोकना। रोकना यहां है प्रिवेंट। प्रिवेंट लिखो या स्टॉप्स लिखो, रोकना यहां है स्टॉप। ठीक है, हमने है लिख दिया, हमने रोकना है लिख दिया, हमने वृक्ष लिख दिया। वायु प्रदूषण क्या रोकते हैं? वायु प्रदूषण। अच्छा, आप कह रहे हैं सर यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। हेल्पिंग वर्ब लगाया बेटा, अगर ट्री एक इकलौता होता तो यहाँ स्टॉप्स लिखा जाता। ट्री बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ स्टॉप लिखा जाएगा। ही सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यस या यस लगाते हैं, तथा अन्य कर्ताओं के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर बहुवचन था। अब बचा है हमारा वायु प्रदूषण, जो कि हो जाएगा एयर पॉल्यूशन। अब हमारे पास एक लाइन है, हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। हमें मतलब हमने सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढा, हमने, हमें वी लिख दिया। अच्छा, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी का मतलब हम होता है, हमें का मतलब क्या होगा? फिर सब बराबर है यार, हम लोगों का हिंदी में डाइवर्सिटी है, इंग्लिश में बहुत ही कम है भाई, बहुत ही कम है, बहुत ही कम शब्द हैं, उसी से सब वो काम चला लेते हैं। ठीक है, वी। अब मैंने सब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब मैंने कहा था आपको हेल्पिंग वर्ब यहां पर चाहिए है। चाहिए का मतलब होता है शुड। शुड मैंने लिख दिया। नहीं यहां आया है तो शुड के बाद, चाहिए के बाद नहीं लगा देते हैं हम, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब ये रहा हमारा, हमने नहीं भी लिख दिया। वर्ब काटना हो गया, कटिंग। अच्छा, हम कट भी पहले कट लिखते हैं। कट किसको नहीं काटना चाहिए? वृक्षों को। ट्री कैसे नहीं काटना चाहिए? अनावश्यक रूप से। एक शब्द है अनावश्यक रूप से, अगर आपकी वोकैबुलरी सही होगी तो आप जानेंगे अननेसेसरीली, हम लोग कहते हैं ना फालतू, वही आप यहां पर अननेसेसरी लिख देंगे। और आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं आपके इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग एक बार ये क्वेश्चन देख ले, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जिसे आप जानते भी नहीं, शायद आपको याद करना है, और कुछ चीजें हैं जो आपको याद दिलाएंगे कि ये भी याद करना है, जो आपको पता था लेकिन आप अभी भूल गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्टमैन। वो कौन सी क्वालिटी थी जो पोस्टमैन को इम्प्रेस कर गई लेंचो की, मतलब अच्छी लगी? कौन सी क्वालिटी लेंचो की पोस्टमैन को अच्छी लगी जिसकी वजह से लेंचो की मदद उसने की? ये आपको लिखना है। आपके टीचर्स ने, आपके मैडम ने, आपके सर ने आपको लिखवाया होगा, आप उस हिसाब से लिख लीजिए। मैं अगर लिखवाऊंगा तो आपको फिर से याद करना पड़ेगा। आई होप कि आपने कई बार वो चीजें याद की होंगी। सिर्फ लेंचो का ही नहीं, किसी भी कैरेक्टर के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो आपको अगर कहानी पता होगी तो आप लिख सकते हैं। मैं बार बार पूरे 4 दिन से यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कहानी पता होगी तब ही आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाएंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। तो अगर आपको लेंचो की कहानी पता होती तो आप इसका आंसर दे देते। खैर, हम आगे बढ़ते हैं।
8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है। वो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर देने होंगे और आपके मैडम आपके सर ने वो चीज़ लिखवाई होंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं फिर से लिखवाऊंगा अगर, तो आपको फिर से याद करनी पड़ेंगी और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप फिर से याद कर सके या फिर से लिखवा सकूँ। कोई बात नहीं, आप वो याद कर लीजिएगा, दैट्स द इनफ। 7वां क्वेश्चन है 4 लाइन पोएम, दैट्स आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई थिंक ये 4 लाइन की कविता याद कर लें और मेरी स्ट्रिक्ट एडवाइस ये है कि आप कम से कम 2 कविताएं याद करिए 4-4 लाइन की, क्योंकि इस कविता को जब उन्होंने जो पेपर में जो लिखा है कि 4 लाइन की पोएम जो लिखनी है, उसमें उन्होंने बताया है कि 4 लाइन की जो आपको कविता लिखनी है वो चारों लाइन आपके पेपर में ना आए हों। तो मान लो कि आपने जो कविता याद की है और वही पेपर में आ गया तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम। सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि जो उसकी आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक विचार, मतलब किसी कविता के बारे में आप क्या समझ पाए हैं। जितने भी सिंपल शब्दों का इस्तेमाल कर सके, जितने भी सिंपल ग्रामर का इस्तेमाल कर सके, उतने ही सिंपल ग्रामर का इस्तेमाल करें। जिस पर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो उस ग्रामर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एंड आई होप कि आप ये कर लेंगे। 9वां और 10वां फिर से आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आंसर कुछ ऐसे है कि इसमें से कुछ आपने पढ़ा है और कुछ आपके सप्लीमेंट्री से है। इस तरह से हमारी क्लास खत्म हुई, हमारी क्लास इंग्लिश की खत्म हुई। हमारा पूरा 4 दिन का टाइम टेबल था इंग्लिश के लिए। आज हमने इंग्लिश का पूरा कवर कर लिया। कल हमारी छुट्टी है और परसों से हम एक नए एनर्जी के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।